कि ये सेल चैप्टर के वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो क्या है तो बोर्ड में, नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे डायरेक्ट रूप से पूछते हैं। हम ऐसे इसको देखेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारा हम देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। आइए बच्चों जरा देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारा चैप्टर क्या है, सेल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है बच्चा कि मनुष्यों के शरीर में तंत्रिका कोशिका होता है। यानी इसमें डायरेक्ट कि इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि तंत्रिका कोशिका होती है मनुष्यों में। क्या क्या है तो ऑप्शन पढ़िएगा। ए नंबर में है सबसे छोटी कोशिका, उसके बाद अत्यंत लंबी कोशिका, सी में सबसे बड़ी कोशिका और एक है एक गोलाकार कोशिका। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। पहले इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी अत्यंत लंबी कोशिका। मनुष्यों में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो सबसे छोटी कोशिका होता है बच्चा शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, शुक्राणु होता है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका तो सबसे बड़ी कोशिका होता है बच्चा अंडाणु। क्या होते हैं, अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, अंडाणु। अब और आपसे कहीं से क्वेश्चन पूछा कि ऑल ओवर क्या होता है। ऑल ओवर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो ऑल ओवर सबसे बड़ी कोशिका जो होता है आपका वो बच्चा तो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब वही पूछ लिया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो माइटोप्लाज्म। यहां से कम आपका एक ऑब्जेक्टिव 4-5 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कर रहे हैं। यहां पे लिखा है एक प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक जो है वो गलत है। यहां पे होगा प्रारूपिक। अब जरा ध्यान से समझिएगा प्रारूपिक कोशिका क्या होता है, जिसमें सब कुछ क्या हो, विद्यमान हो या विकसित हो, उसको क्या कहते हैं, प्रारूपिक। यहां पर दिया है एक साइटोसोम, दूसरा होता है कोशिका द्रव एवं केंद्र। क्या होते हैं, कोशिका द्रव एवं केंद्र। तो इसका आंसर अच्छा सही होगा बी, कोशिका द्रव एवं केंद्र। कोशिका द्रव के अर्थ करने का क्या अर्थ है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्लास्टिक लवक, आपका गोल्जी बॉडी, आपका केंद्रक सारे क्या मिलेंगे, विकसित मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। अब जरा इसको समझिएगा कि ये पूछ रहा है कि सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं। तो विशेष रूप से ये भाग लेते हैं वो कोशिका का विभाजन में। कोशिका विभाजन में किसमें, कोशिका विभाजन में। तो इसको जरा एक हम खास बना करके समझाएंगे। जरा यहाँ पे समझिएगा, जब क्रोमोसोम जब विभाजन होता है तो क्रोमोसोम एक लाइन में, समसूत्री विभाजन होता है तो एक लाइन में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। और यहाँ पर ध्रुव पर उपस्थित तारक हैं। क्या उपस्थित है, तारक हैं। अब यही तारक केंद्र से स्पेंडल फाइबर यानी तुक तंतु आकर के यहाँ पर जुड़ते हैं और यहाँ इस भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं या सेंट्रियोल कहते हैं। और इसी से जुड़ते हैं और जुड़ करके इसको तोड़ने का कार्य कौन करता है, सेंट्रोसोम। तो ये स्पष्ट रूप से भाग किसमें देखता है तो कोशिका के विभाजन में। कोशिका के विभाजन में, केंद्र के विभाजन में, ये गलत हो गया, केंद्र के विभाजन में। केंद्र के विभाजन में क्योंकि सबसे फर्स्ट टूटेगा कौन, केंद्र। केंद्र के विभाजन में भाग लेते हैं सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चा देखते हैं। कोशिका को यांत्रिक सहायता देता है। कोशिका को यांत्रिक सहायता देता है फर्स्ट नंबर गोल्जी से, केंद्रक से, केंद्रिका से, अंतःप्रदत्त जालिका। अब इसको जरा हम समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई अपना कोशिका है। कोशिका के अंदर उपस्थित होता है न्यूक्लियस उपस्थित होता है। अब न्यूक्लियस से सटे ही क्या निकले होते हैं, आपका निकले होते हैं गोल्जी बॉडी का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदत्त जालिका। और क्या होते हैं तो ये न्यूक्लियस से लेकर के और कोशिका झिल्ली तक फैले हुए थे। तो जब केंद्रक से लेकर के कोशिका झिल्ली तक फैले हुए हैं तो ये क्या करता है तो कोशिका का आंतरिक सहायता भी प्रदान करता है। कौन, अंतःप्रदत्त जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब S
यहाँ पे दिया हुआ है 70S राइबोसोम, यानी राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। 70S वाले राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और 80S वाले राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं तो आपको यूकैरियोटिक में। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक, तो इसको पहले टिक लगा दिया जाए। ये क्या होते हैं बच्चा, तो ये 70S होते हैं। कितने S होते हैं, 70S। और यूकैरियोटिक में आपका हो जाएगा कितना, 80S। बात समझ में आया बच्चा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रंगीन लवक कहलाता है। अब देखिए लवक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जिसमें सिर्फ हरा रंग मिलता है और ल्यूकोप्लास्ट वो होते हैं जिसमें रंग मिलता ही नहीं, और क्रोमोप्लास्ट हरा रंग को छोड़ करके सारे रंग को देता है। क्वेश्चन में क्या बोला, रंगीन लवक, यानी कहीं ना कहीं पूछता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, तो देखिए कहां पर क्रोमोप्लास्ट है, यहाँ पर, यानी सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। रंगीन लवक कहलाता है तो क्रोमोप्लास्ट, ये कहलाएगा तो रंगहीन लवक, ये कहलाएगा हरित लवक। बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनम पाया जाता है। अब एक आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ये पूछ लिया आपका लवक से, प्लास्टिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि ग्रेनम क्या होता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि ग्रेनम क्या होता है। तो ये हमारे जैसे आपका देखिएगा वहां पे अगर पढ़िएगा इस पूरा सिलेबस में, तो ये लवक में कुछ संरचना होता है, एक सिक्कों के समान संरचना होता है, सिक्कों की संरचना के समान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। और ग्रेनम के समूह को एक रहा तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेनम, और बहुत सारे रह जाए तो उसके समूह को क्या कहा जाता है, तो ग्रेना कहा जाता है। ग्रेना कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो इसमें देखिए ग्रेनम पाया जाता है तो राइबोसोम में तो होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट, किसमें, क्लोरोप्लास्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होगा, केंद्रक में भी नहीं। आपका आंसर क्या सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्जी नहीं पाया जाता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, गोल्जी नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा गोल्जी जो होता है यकृत कोशिकाओं में भी पाया जाता है, श्रोण कोशिकाओं में भी पाया जाता है, अग्नाशय कोशिकाओं में भी पाया जाता है, और किसमें नहीं पाया जाता, तो आपके स्तनधारी के आरबीसी में नहीं पाया जाता। क्या, गोल्जी। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गोल्जी का कार्य, क्या पूछे, गोल्जी का। अब इसको समझने से पहले एक चीज हम समझेंगे क्या, कि गोल्जी का निर्माण कैसे होता है। कोशिका में उपस्थित केंद्र से जो सटे होते हैं, क्या ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से ही किसका निर्माण होता है, तो गोल्जी काय का निर्माण। किसका निर्माण होता है, गोल्जी काय का निर्माण। तो ये क्या है, गोल्जी काय का कार्य होता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये पाचन में कार्य करते हैं तो नहीं, पाचन में भी कार्य करते हैं, श्वसन में भी कार्य करते हैं तो नहीं, पोषण में कार्य करते हैं तो नहीं, तब कोशिका का स्त्राव करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका का स्त्राव। कोशिका का स्त्राव क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। गोल्जी बॉडी को ट्रॉफिक पुलिस भी कहा जाता है। कोशिका का क्या कहते हैं, ट्रॉफिक पुलिस। अब इस बात से जरा समझिएगा, अगर किसी कोशिका में एनर्जी की कमी है और किसी कोशिका में एनर्जी ज्यादा है, तो उसका संवहन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य भी क्या करता है, गोल्जी करता है। और किस कोशिका में कितना मात्रा में वाटर चाहिए, क्या चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट्स का देखभाल कौन करता है, तो यही गोल्जी का, यानी ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। तब कोशिका का संवहन में कार्य करता है और गोल्जी का कार्य क्या होता है, कोशिका का संवहन, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चा देखते हैं। काइनेटोकोर संबंधित है। अब देखिए काइनेटोकोर कैसे संबंधित है। गोल्जी काय से तो होगा नहीं, उसके माइटोकॉन्ड्रिया से तो होगा नहीं, सेंट्रियोल से होगा नहीं, किससे होगा, क्रोमोसोम से। किससे होता है, क्रोमोसोम। इसको जरा समझिए। अगर हम बना दिए यहाँ पर क्रोमोसोम, क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। बात समझिए, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। और जहां ये जुड़ा होता है इसको कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। और यहां जुड़ा रहता है काइनेटोकोर।
तो ये किससे संबंधित है? क्रोमोसोम से। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली बच्चा बना होता है लिपिड्स प्लस प्रोटीन की। किसकी? लिपिड्स प्लस प्रोटीन का। तो यहाँ पर दिया है प्रोटीन से, सेलुलोज से, वसा से, और यहाँ पर दिया है लिपोप्रोटीन से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिपोप्रोटीन, यानी डी आंसर लिपोप्रोटीन से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। अब देखिए प्रोटीन संश्लेषण के संबंध यानी कहने का अर्थ है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो केंद्रक से तो होगा नहीं, क्रोमेटिन से तो होगा नहीं, आरएनए से तो होगा नहीं, किससे होता है? राइबोसोम से। किससे होता है बच्चा? राइबोसोम से। बात समझ में? हाँ, अगर जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उसमें भी सबसे पहले राइबोसोम आकर के जुड़ते हैं, तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन संश्लेषण में संबंध होता है, भाग लेते हैं आरएनए से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन संश्लेषण में भाग जो लेते हैं वो क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। तो आंसर हमारा क्या सही हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोमियर होता है, क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। अब जरा समझिए का कार्य क्या होता है, अब जरा ध्यान से समझिए। यहां पर क्रोमोसोम का प्रतिलिपिकरण ये भी नहीं होगा। सेकंड नंबर में होगा डीएनए का प्रतिकृतिकरण, ये भी नहीं होगा। क्रोमोसोम की गति, हाँ किसकी? क्रोमोसोम की गति। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। कैसे? तो सेंट्रोमियर जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो सेंट्रोमियर द्वारा ही क्या होता है? क्रोमोसोम की क्या होता है? गति होता है। तो इसका कार्य गति कराने में कार्य कौन करता है? तो सेंट्रोमियर। आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए अंगक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए अंगक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जरा ध्यान से समझिएगा। जब एनर्जी का निर्माण होता है, एटीपी निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी का जब निर्माण किया जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? पास होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी परिवहन का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी परिवहन होता है। तो यहाँ पर अपना गोल्जी का कार्य तो होगा नहीं, लाइसोसोम तो होगा नहीं, केंद्रक भी नहीं होगा। आंसर हमारा करेक्ट कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए अंगक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाए और माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए, ध्यान से आंसर मान करके चले जाएगा बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी किसमें नहीं होता है? तो शुक्राणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, शुक्राणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और नहीं होता है शुक्राणु कोशिका में। दूसरा, तंत्रिका कोशिका में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ना ही केंद्रक झिल्ली, केंद्रक तो पाया नहीं जाता है किसमें? तो आपको बैक्टीरिया किसमें से आता है? तो आपका प्रोकैरियोटिक में। तो बैक्टीरिया में ना ही तो आपका केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और ना ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःद्रवी जालिका केंद्रक है, केंद्र है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। ईआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईआर कहते हैं। तो ईआर का केंद्र है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। ईआर हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। एक होता है आर्क और दूसरा होता है स्मूथ। तो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके ऊपर राइबोसोम के कुछ कण लगे रहते हैं, राइबोसोम के कण। और राइबोसोम आपको पता है कि राइबोसोम द्वारा क्या किसका निर्माण होता है? तो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का निर्माण होगा, और वो राइबोसोम किसके उपस्थित है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो देखिएगा, श्वसन में भी कार्य नहीं करेगा, पाचन में भी नहीं कार्य करेगा, वसा संश्लेषण में भी नहीं कार्य करेगा, किसमें? तो डी। हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, आपका सही हो जाएगा। जरा ध्यान से समझ। नेक्स्ट, राइबोसोम किस समूह का बना होता है?
क्या बोल रहा है, राइबोसोम किस समूह का बना होता है? तो जरा ध्यान से समझिएगा, राइबोसोम किस समूह का बना होता है? तो जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। कोशिकाओं का, ये भी नहीं, लाइसोसोम का नहीं, और माइटोकॉन्ड्रिया के भी नहीं। आंसर हो जाएगा राइबोसोम के समूह से ही राइबोसोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप कोशिका जंतु कोशिका में भिन्न होता है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप में मिलेंगे और जंतु में मिलेंगे, राइबोसोम भी क्या मिलेंगे और जंतु में भी पादप में भी मिलते हैं, और राइबोसोम और सेंट्रियोल तो सेंट्रियोल बच्चा नहीं मिलता है किसमें? तो आपकी पादप कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं में आपको सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलता है। और आंसर अपना क्या हो जाएगा? सही, अपना क्या हो जाएगा? तो सी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, वसा नहीं, तो आरएनए तो नहीं, इसमें एंजाइम होगा क्या? पाचक एंजाइम। क्या होते हैं? पाचक एंजाइम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, और इसके अंदर क्या मौजूद रहता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद रहता है। वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? कोशिका में जो भी अवशिष्ट पदार्थ हो या किसी भी प्रकार का त्रुटि हो, कोशिका मर गया हो या कोशिका काम नहीं कर रहा हो, उसका पाचन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पाचक एंजाइम। आंसर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम के अंतिम सिरे को कहते हैं? ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ रहे हैं। क्रोमोसोम, जैसे हम बना दिए हैं क्रोमोसोम, तो यहाँ पर इसके अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? तो अंतिम सिरों को बच्चा कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं? टीलोमियर। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार बनी होती है, क्या पूछ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, लिपोप्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो जितनी भी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की दीवारें बनी होती हैं, किसकी बनी होती है? तो वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी दीवार यानी कोशिका झिल्ली होती है। तो किसका बना था? लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंध है? तो सबको जानता है कि एटीपी से। किससे? एटीपी से। ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ऊर्जा का निर्माण, उसको ऊर्जा पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण किससे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम है क्या? आरएनए प्लस डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस राइबोसोम, राइबोसोम प्लस एमआरएनए, राइबोसोम प्लस टीआरएनए। क्या होता है? तब सी, इसका आंसर होगा आपका सी, राइबोसोम प्लस एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जस्ट बनाया कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो सिंगर फ्रॉम निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। ये आपका क्या है? तो कोशिका का जो झिल्ली, कोशिका झिल्ली का जब अध्ययन किया गया तब उसने एक मॉडल प्रस्तुत किए थे सिंगर और निकोलसन ने मिलकर के, जिस मॉडल का नाम क्या था? तरल मोज़ेक मॉडल। आंसर होगा आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में नहीं, अमीबा में नहीं, युग्लिना में नहीं, पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति किसे पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 29 नंबर क्वेश्चन, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य होता है। अवर्णी लवक यानी वर्णी, अवर्णी और हरित लवक होता है। तो अवर्णी लवक का जिसमें रंग नहीं पाया जाता है, तो वो क्या करते हैं? तो खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं। बच्चा किसका? खाद्य पदार्थ का संचय करके रखते हैं। का? अवर्णी लवक। अगर पूछेगा वर्णी लवक, तो ये पुष्पों में होते हैं जो आकर्षक रंग देते हैं। क्या करते हैं? आकर्षक देते हैं।
जैसे कोई पुष्प में अगर वर्णकी लवक ना हो तो अगर वहां पे उसके कीट वहां पे नहीं पहुंचेंगे और आकर्षक नहीं होगा तो कीट नहीं पहुंचेंगे और कीट द्वारा उसमें परागण की क्रिया नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा हरित लवक का कार्य तो वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। आंसर हमारा सही हो जाएगा बी, खाद्य पदार्थों का संचय करता है। उसके बाद मिला है लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है तो ऊर्जा गृह नहीं, भंडारण गृह नहीं, श्वसन संश्लेषण स्तर नहीं, इसमें आंसर होगा आत्मघाती थैली। अभी जस्ट पता है आत्मघाती थैली होता है लाइसोसोम, क्यों, इसमें पाचक एंजाइम भी मौजूद होते हैं और वो पाचक एंजाइम कौन होते हैं तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा 21वां, कोशिकाओं की खोज किसने किया था? कोशिकाओं की खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कितने सन में तो 1665 में, 1665 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य होता है डीएनए संश्लेषण, ऊर्जा उत्सर्जन, चयनात्मक पारगम्यता को दर्शाते हैं और प्रोटीन का। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी, चयनात्मक पारगम्य। देखिए क्या होता है कि कोई कोशिका के अंदर किसी पदार्थ का जाना या आना वो किस पे निर्भर करता है तो कोशिका झिल्ली पर निर्भर करता है, कोशिका झिल्ली पर। और वो क्या होता है, चयनात्मक पारगम्य होता है। चयनात्मक परागण कहने का अर्थ ये हुआ कि वही तय करेगा कि कौन से हमारा कोशिका के लिए यूजफुल है और कौन इसके लिए खराब है, तो वही क्या करता है, चयनात्मक परागण। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है तो चयनात्मक परागण की तरह कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत दिया था तो कोशिका सिद्धांत दिया था आपका बच्चा स्लाइडर एवं स्वान ने। स्लाइडर ने 1938 में और स्वान साहब ने दिया था 1939 में। अब जरा समझिएगा कि इस पे थोड़ा सा फोकस करके चलते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत यही कहा रहा है, इन्होंने दोनों आदमी खोज करके पता लगाया, क्या लगाया कि इन्होंने बताया कि पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो, ये सारे जो कोशिका होती हैं, ये सारे पादप जीव हो या जंतु वाले जीव हो, ये सारे क्या होते हैं तो कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बने होते हैं। यही इन्होंने समझाया और सिद्धांत दिया। लेकिन इसका अपवाद था क्या, कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। माना कि कोशिकाओं से मिलकर के जीव बना है, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है तो उसको बताया था विर्चू साहब ने। और रोडोल्फ विर्चू ने बताया कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका यानी पूर्व स्थित जो कोशिका होती है उससे होता है। बात समझ में आ गया। और उन्होंने ओमनिस ई सेलुलम ई सेलुला कहा। बात समझ में, इसका आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक की भित्ति स्थित द्रव कहलाती है। केंद्र के भीतर स्थित द्रव कहलाती है। क्या आपका क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए, साइटोप्लाज्म। सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर कोशिका के अंदर स्थित तरल पदार्थ को पूछेगा तो साइटोप्लाज्म, और केंद्र के अंदर उपस्थित रहता है, केंद्र के उपस्थित जो अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। सी नंबर आंसर आपका सही है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कोशिकांगों में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो वही फिर से रिपीट आ गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, श्वसन का केंद्र माना जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन का केंद्र किसको माना जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन से क्या होता है तो एनर्जी का निर्माण होता है और वही श्वसन का कार्य किसमें संपन्न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है। अब देखिए गोल्गी बॉडी में, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो देखिएगा दो ऐसे संरचना मिलेंगे आपको, एक होगा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है लव।
एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है लवक। इसका अलग से केंद्रक के अलावा इस कोशिकांग में भी मौजूद रहते हैं डीएनए। दो चीज, एक आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा कौन सा हो जाएगा लवक। इसमें क्या होते हैं बच्चा, तो अपना स्पेशल इसका डीएनए होते हैं। और जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है 80S होता है, लेकिन इसके माइटोकॉन्ड्रिया में कितने होते हैं, तो 70S होते हैं, 70S। बात समझ में आ गई। और एक और चीज, और यूकैरियोटिक में जो केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं उनकी शिराएं क्या होती हैं, मुक्त होती हैं। क्या होती है, मुक्त होती है। यहाँ पर भी देखिएगा मुक्त है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, गोलाकार। इसकी शिराएं क्या होती हैं, मुक्त नहीं होती, ये वृत्ताकार आकार के होते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, डबल हेड होते हैं। बात समझ गया। लगभग हमने आज 35 क्वेश्चन तो ऐसे देखा जो स्लाइड पे आते थे, लेकिन 35 से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने देख लिया, कम से कम 10-20 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा देखे हैं। ये क्वेश्चन जो लगाए हैं आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। एक बार मैंने समझ में आया, दो बार देखिएगा, और 2 बार समझ में आने के बाद आपका कंफर्म है कि किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो इससे कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन घुमा करके पूछ ही लिया जाएगा। चलिए बच्चे, थैंक यू, कब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है।